नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं शीशराम बिजारनिया, विषय हिंदी। हम हिंदी में एक व्याकरण का टॉपिक लेते हैं। संधि। व्याकरण का टॉपिक लेते हैं संधि। तो बच्चों, संधि क्या होती है इसके बारे में हम अध्ययन करें तो सबसे पहले इसकी बात करेंगे हम परिभाषा की। संधि की परिभाषा की हम बात करें तो संधि किसे कहते हैं? दो ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं। या हम ये भी पढ़ते आ रहे हैं कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं और उनमें जो परिवर्तन होता है, दो ध्वनियों के मेल से जो परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन का नाम ही, जो विकार उत्पन्न होता है दो वर्णों के मिलने से या दो ध्वनियों के मिलने से जो परिवर्तन होता है या फिर जो विकार होता है, उसे हम संधि कहते हैं। दो ध्वनियों के मिलने से परिवर्तन या विकार एक ही बात है, ये होना चाहिए। जैसे हम शब्द लें हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। इसको हम ध्यान से देखें तो बच्चों, जो प्लस का जो निशान है, इसके तुरंत पहले का वर्ण यहां पर है ए और उसके तुरंत बाद आ रहा है आ। हमने पढ़ा दो ध्वनियों के मेल से जो परिवर्तन या विकार होगा उसे, तो ये दोनों मिलकर बनेंगे आ। तो ये जो परिवर्तन या विकार जो उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहेंगे। जैसे कई बार क्या होता है, दो शब्द के टुकड़े आपस में मिलकर एक नया शब्द का निर्माण तो कर देते हैं, लेकिन वहां पर क्या होता है, वर्णों के मेल से कोई परिवर्तन, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। उसे हम संधि न कहकर सिर्फ संयोग कहेंगे, सिर्फ संयोग कहेंगे। जैसे अधि प्लस गम, अधि प्लस गम। अब यहां पर ये अधि प्लस गम है, इससे शब्द बनेगा अधिगम, शब्द बनेगा अधिगम। किसी वर्ण में कोई विकार या कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं हुआ, तो इसे हम संधि नहीं कहकर सिर्फ संयोग कहेंगे। क्या कहेंगे? संयोग। संधि तभी होगी जब दो वर्णों के मिलने से विकार उत्पन्न हो, तभी उसे हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। दो वर्णों के मिलने से, जैसे शब्द उदाहरण हम लें, जगत प्लस ईश, तो यहां पर तय और प्लस के तुरंत बाद का वर्ण है ई, तो द बनेगा और शब्द बन जाएगा जगदीश। तो ये विकार दो वर्णों के, यानी मुख्य बात यह है, दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वो ही संधि कहलाती है। मुख्य बात यह है, संधि है तो संधि विच्छेद हम करते हैं तो दो टुकड़े बनते हैं, दोनों सार्थक होने चाहिए। और दो टुकड़े जो होते हैं उनमें प्लस के तुरंत पहले का वर्ण और तुरंत बाद, सिर्फ दो ही वर्णों में संधि होगी।
इसके अलावा किसी भी वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम आगे देखते हैं संधि के भेद। अब हम आगे देखेंगे संधि के भेद। तो बच्चों, संधि जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। इसके 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, पहला भेद स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और नंबर 3 पर आती है विसर्ग संधि। संधि के ये 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन और नंबर 3 है विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद। स्वर संधि में क्या होती है, देखो स्थितियां हम देखें तो स्वर संधि में सिर्फ स्वर प्लस स्वर का ही मेल होता है। दोनों तरफ के वर्ण हैं वो क्या होने चाहिए, स्वर वर्ण होने चाहिए। अब बात वर्णों की आती है तो यहां पर थोड़ी सी जानकारी ये रहनी चाहिए कि स्वर वर्ण क्या है। व्यंजन संधि में व्यंजन वर्ण काम में आएंगे, तो व्यंजन वर्ण कौन से हैं? तो सबसे पहले देखिए आप, ऐसे लेकर औ तक के जो वर्ण हैं उनकी संख्या 11 है और वो सारे स्वर वर्ण हैं। क्या है? स्वर वर्ण हैं। ऐसे लेकर औ तक, ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये इनकी संख्या 11, ये स्वर वर्ण है। संधि के अंदर इनकी बार बार बात होगी, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। तो ये 11 वर्ण जो है वो स्वर वर्ण है। फिर कैसे लेकर है तक, कैसे लेकर है तक जो वर्ण आते हैं जिनकी संख्या बच्चों होती है 33। कैसे लेकर है तक जो वर्ण आते हैं उनकी संख्या होती है 33 और उनको कहते हैं व्यंजन वर्ण। क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। ऐसे लेकर औ तक जो वर्ण उनकी संख्या है 11, वो स्वर वर्ण में आएंगे। और कैसे लेकर है तक जो वर्ण है उनकी संख्या है 33 और वो आते हैं आपके व्यंजन वर्ण में। अब कुछ वर्ण आपके बच जाते हैं, जैसे इनमें बच गए 2, अंग, ए है। थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में हम देखें तो ये ना तो स्वर में आए और ना ही व्यंजन वर्ण में, यानी इनकी गिनती ना तो स्वरों में हमने की और ना ही व्यंजन वर्णों में। तो इनको कह देते हैं अयोगवाही वर्ण। अयोगवाही वर्ण। अयोगवाही क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका योग, ए नहीं योग जोड़, इनका योग ना तो स्वर वर्णों में है ना व्यंजन वर्णों में। तो ये अलग हो गए, अंग और अ, ये दोनों अयोगवाही वर्ण हो गए। फिर बचे अपने क्षय, त्रय, गे और श्रय। ये 4 जो है उन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। इन 4 को हम क्या कहकर पुकारेंगे? संयुक्ताक्षर। क्यों? क्योंकि ये दो व्यंजन वर्णों से और फिर स्वर वर्ण भी है। हर व्यंजन वर्ण जो होता है उसमें स्वर वर्ण मिला हुआ रहता है। स्वर वर्ण के बिना, सहायता के बिना हम व्यंजन वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकते। तो स्वर वर्ण तो इनमें होता ही है। इनके अलावा स्वर के अलावा इन चारों में 2 व्यंजन वर्ण मिले हुए हैं। जैसे
क और स फिर अ वर्ण है। त्र जो है उसमें त और र दो व्यंजन वर्ण है। ये जो है अपना उसमें ज और ये दो व्यंजन वर्ण हो गए। स्र में पहला स और र ये दो दो, और इसके साथ साथ स्वर वर्ण तो इसमें रहते ही हैं, दो दो के योग से बने हैं, इसलिए इन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। ये छोटी सी जानकारी है, संधि में बार बार ये चीजें आएंगी, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण, तो उनका ध्यान रखना। ऐसे लेकर औ तक के जो सारे वर्ण हैं वो स्वर वर्ण कहलाएंगे और उनकी संख्या 11 है। कैसे लेकर है तक के जो वर्ण है उनकी संख्या 33 और वो व्यंजन वर्ण। अब हम देखते हैं स्वर संधि। तो बच्चों स्वर संधि क्या होती है? स्वर प्लस स्वर का मेल। इसमें जब संधि विच्छेद हम करते हैं तो शब्द के दो टुकड़े हो जाते हैं, शब्द के दो टुकड़े होते हैं। अब जो प्लस के दोनों तरफ के जो वर्ण होंगे उनमें संधि होगी, जो प्लस के दोनों तरफ के वर्ण है उनमें संधि होगी। तो जो प्लस के दोनों तरफ के वर्ण है वो दोनों ही तरफ के वर्ण क्या होने चाहिए? स्वर वर्ण। ऐसे लेकर अब तक मैंने बताए थे, उन्हीं 11 वर्णों में से वो वर्ण होने चाहिए, तभी स्वर संधि होगी। ये स्वर संधि की स्थिति। जैसे विद्या प्लस आलय। अब देखो संधि के लिए मैंने बताया कि प्लस का जो निशान लगता है, दो टुकड़े होते हैं, उससे जस्ट पहले का वर्ण और उसके जस्ट बाद का वर्ण, उन्हीं दो वर्णों में संधि होगी। वो दो मिलकर परिवर्तन जो विकार होता है वहीं पर होता है। तो प्लस से पहले की ध्वनि है विद्या आ, वैसे ये है, लेकिन हर व्यंजन वर्ण में स्वर मिला हुआ होता है, तो वो स्वर हम बाहर निकालेंगे तो आ और आगे भी क्या है? आ। मैंने बताया था अभी कि ऐसे लेकर औ तक जो वर्ण है वो सारे स्वर वर्ण है। तो दोनों तरफ आ रहा है और दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? आ, एक हो जाएगा, विकार उत्पन्न हो गया और अपना शब्द बन जाएगा विद्यालय। दोनों तरफ के वर्ण स्वर ही होते हैं। फिर आती है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में 3 स्थितियां होती हैं। पहली स्वर प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन, या फिर दूसरी स्थिति व्यंजन प्लस स्वर, या फिर तीसरी स्थिति दोनों तरफ ही क्या हो? व्यंजन वर्ण हो। व्यंजन प्लस व्यंजन, 3 स्थितियां इसमें होती हैं। स्वर प्लस व्यंजन यानी प्लस से पहले स्वर आ रहा है, बाद में व्यंजन होना चाहिए। अगर दोनों तरफ स्वर हो गया तो फिर स्वर संधि हो जाएगी। एक तरफ स्वर है तो एक तरफ व्यंजन होना चाहिए, पहले स्वर आ गया तो बाद में व्यंजन, या अगर पहले व्यंजन आ रहा है तो बाद में स्वर, या फिर दोनों ही तरफ क्या होने चाहिए? व्यंजन वर्ण होने चाहिए। जैसे जगत प्लस ईश। अब इसमें क्या बच्चों? पहले आ रहा तय, और तय क्या है? हलंत है। हलंत का मतलब यह है कि इसमें स्वर, ये स्वर रहित है, इसमें स्वर वर्ण नहीं है, तो ये व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो हलंत रहते हैं, उनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वर वर्णों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इसमें से स्वर वर्ण निकाला हुआ है तो ये व्यंजन हो गया। और आगे आ रहा है स्वर वर्ण ई, पहले व्यंजन फिर स्वर, तो यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। इसमें एक तरफ स्वर है तो एक तरफ व्यंजन होना चाहिए, या फिर दोनों ही तरफ व्यंजन वर्ण होने चाहिए। तो शब्द बन जाएगा ये जगदीश। फिर है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में क्या होती है?
इसमें एक स्थिति रहती है, प्लस से पहले आपको सिर्फ विसर्ग मिलेगा और उसके बाद स्वर या व्यंजन में से एक होगा, स्वर या व्यंजन दोनों में से एक होगा, लेकिन प्लस के तुरंत पहले आपको सिर्फ विसर्ग मिलेगा। ये हुई तीनों संधियों की बात। जैसे इसका उदाहरण हम देखें तो नमः है प्लस ते, प्लस के पहले क्या आ रहा है विसर्ग, आगे स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण है, तो ये शब्द बन जाएगा नमस्ते। तो ये हुई स्वर संधि। स्वर संधि में क्या है, दोनों तरफ आपको स्वर होने चाहिए। व्यंजन संधि में एक तरफ स्वर या व्यंजन या फिर दोनों तरफ व्यंजन। विसर्ग संधि में पहले विसर्ग और उसके बाद स्वर या व्यंजन।